जेडी वेंस का एक बिगड़ा बोल हमारे और आपके सामने आया है। इस वक्त भारत को लेकर ऐसी शर्मनाक बयान जो कि जेडी वेंस ने दिया है, इसे ज़रूर आपने सुनना है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल मध्यस्थता की किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौते हैं वो करवाने पर लगा हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर में पाकिस्तान की छवि और पाकिस्तान को किस तरह देखा जा रहा है ये हम ज़रूर समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान ने इस वक्त साथ में देखा कि हमारी जब बुलंदी पर किस्मत के सितारे चमक रहे हैं तो उन्होंने भारत को ही धमकी दे डाली, वो भी पानी को लेकर के। हम ये भी समझेंगे। साथ में इस वक्त बड़ी दुखी खबर सामने आ रही है लखनऊ से निकल करके। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 लोगों की मौत और भी किस तरह, इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। साथ में कई और खबरें होंगी जिस पर हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर भरत तिवारी को लेकर के है। भरत तिवारी जिसने पुलिस पर ही अपनी राइफल, अपनी बंदूक, अपने हथियार को तान लिया था, उसी भरत तिवारी को आज कुछ लोग भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। हम इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करें, लेकिन सबसे पहले जेडी वेंस के एक बयान को हम सामने रखते हैं। आप सोच कर देखिए कि जेडी वेंस का ये बयान जब से सामने आया है तब से मैं सोचने पर मजबूर हूं कि आखिर ऐसा बयान जेडी वेंस जो कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति होने के नाते इतनी जाहिलाना बयान वो कैसे दे सकता है। आइए आपके सामने है। कमाल की बात यह है दोस्तों, ये पूरी खबर मैंने किसी भी विदेशी मीडिया से नहीं उठाया है, बल्कि भारत की ही मीडिया से मैंने उठाया है। और इसीलिए मैंने भारत की मीडिया से उठाया है और इसीलिए मैंने भारत की मीडिया से ये खबर को पिक किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कहीं और की बात करता तो शायद आप कहते ये सारी चीज़ें कहीं अपने मन से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भारत की ही मीडिया से ये खबर उठाया है। अब देखिए, ये एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट आपके सामने मैं लगा दे रहा हूँ, जिसमें जेडी वेंस क्या कुछ कह रहा है मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। कहते हैं, मैं मजाक में कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर है। ये एक शर्मनाक बयान है दोस्तों। अब इस बयान को आप किस नज़रिए से देखेंगे? क्या आप इस नज़रिए से देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था भारत मदरलैंड से और इजराइल फादरलैंड से, कहीं इस चीज़ का असर तो देखने को नहीं मिल रहा है। खैर जो कुछ भी है, मगर मेरी नज़र में इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे, अगर ये मजाक भी है तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक मजाक है, क्योंकि भारत एक कंट्री है। भारत एक छोटा सा कोई घर या खिलौना नहीं है कि जिसके बारे में कुछ भी बोल दो चलेगा। नहीं, भारत एक देश है, भारत एक अपने आप में सभ्यता है, भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य नहीं, एक संसार है। और भारत के बारे में ऐसे बोलना, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। खैर, इन्हीं तमाम बड़ी खबरों के साथ अब और भी खबरों पर बात करें। साथ में हम बात करते हैं भरत तिवारी को लेकर के। अब आइए, भरत तिवारी को लेकर के जिस तरह की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रहा है और चल रहा है, सोचिए कि भरत तिवारी को आखिर क्यों मारा गया है। देखिए, तमाम चीज़ें अपनी जगह है। भरत तिवारी को सिस्टम से प्रॉब्लम था। हकीकत यह है कि हमारी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, हर आदमी को प्रॉब्लम होता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सिस्टम के खिलाफ हाथ में हथियार उठाकर लेकर चल पड़े। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। भरत तिवारी की मौत पर दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भरत तिवारी ने जो किया उसे जस्टिफाई किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सिस्टम की नाकामी है कि वो आदमी जिसने खुद को सरेंडर कर दिया, वो आदमी जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद उस आदमी का इनकाउंटर आखिर कैसे हो सकता है। कोई जब आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके इनकाउंटर का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भरत तिवारी की बहुत सारी वीडियोस ऐसी सामने हैं जिसमें वो ये कहते हुए दिख सकते हैं, सुने जा सकते हैं, जिसमें वो लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, वो लोगों को उठपटांग या कुछ भी कहते हुए सुने जा सकते हैं। खैर, भरत तिवारी ने खुद भी सिस्टम को लेकर के सवाल खड़ा किया है, मगर जिस सिस्टम को लेकर के भरत तिवारी सवाल खड़े कर रहे थे, आखिर उस सिस्टम को सिस्टम में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही वो भारत की जनता है। अब कमाल की बात यह है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वहां चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वहां सरकार बनाए जाते हैं। तो आखिर उस सरकार को लेकर आप क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, मगर ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप उस सरकार के खिलाफ
हाथ में हथियार उठाकर लेकर निकल पड़े। सरकार के खिलाफ हथियार उठाना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो इसी सिस्टम ने आपको ये एक हक दिया है कि 5 साल के बाद चुनाव होता है, आप उस सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं तो आप उस सिस्टम को बदल दीजिए, मगर आप उस सिस्टम के खिलाफ अगर हथियार उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है, आपके समुदाय के लिए नुकसान है, आपके अपने लोग और आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए नुकसान है। तो खैर जो कुछ भी है ये तो खैर अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। बताएं आपको कि जो कुछ होगा ये तमाम चीज़ों पर बातें की जा सकती है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि सिस्टम सही है, या इसका यह मतलब भी नहीं कि जो भरत तिवारी ने किया वो सही है, बल्कि भरत तिवारी ने जो रास्ता चुना वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, एक और रास्ता आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और नीट एग्ज़ाम के जो पेपर लीक हो रहे थे उसके खिलाफ अभी वो धरना प्रदर्शन पर है, जंतर मंतर में है, और अभी वो पूरी सिस्टम के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। तरीक़ा ये भी था, ये भी तरीक़ा अगर वो अपनाते तो शायद अच्छा था, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ में हथियार पकड़ करके और सिस्टम के खिलाफ लड़ पड़े। जबकि ये बात आपको याद होनी चाहिए कि उसी सिस्टम को सिस्टम में लाने के लिए खुद लोगों ने, खुद भारत के लोगों ने ही प्रयास किया है ना। कहीं अमेरिका के लोग तो आकर के वोट दे करके चुन करके सरकार को सत्ता में नहीं भेज दिया, ऐसा तो नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है और हकीकत ये है कि इस सिस्टम को सिस्टम में लाने के लिए खुद हमारे देश की जनता इस चीज़ का बहुत बड़ा जिम्मेदार है। खैर कुछ और बड़ी खबरों पर बात करते हैं, और वो खबर यह है दोस्तों, इस टाइम में पाकिस्तान मध्यस्थता की किरदार अदा कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर में इस वक्त पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और ईरान की तरफ से लोग और उसके बाद अमेरिका के डेलीगेशंस वहाँ पहुँचे हुए हैं। बातचीत यहाँ पर जारी है और बातचीत के पहले दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब ये तमाम बातचीत कहाँ पर जाकर रुकता है, ये तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी, मगर याद रहे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस वजह से अब कहीं ना कहीं लोग काबिल समझने लगे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब बड़ा समझने लगे हैं। जो काम पाकिस्तान कर रहा है, इस काम की जगह कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इसे भारत को होना चाहिए, मगर भारत की जगह पाकिस्तान इस वक्त ये सारा का सारा खेल कर रहा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान का अगर ये काम अगर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का डंका फिर पूरी दुनिया में बजाया जाएगा और बजेगा भी। दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान ने एक और अहम काम कर डाला है, और वो ये कि पाकिस्तान के मंत्री ने, जी हाँ, पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को धमकी दे डाली है। अब ये पूरी खबर क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, ज़रा आप इस खबर को देखिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की भारत को धमकी। रक्षा मंत्री बोले, जिस पल पानी पर खतरा लगा हम जंग शुरू कर देंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही थी 2 दिन पहले की। हालांकि मैं आपको बताऊं ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी चली है, ऐसा नहीं है कि ये मैं लोकल मीडिया की खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया पर चली है, वहां से मैंने इस खबर को पिक किया है, मगर सबूत के तौर पर ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है कि भारत के साथ वो लड़ पड़े? सोच कर देखिए। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हमारी जीडीपी का पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता है कि पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की जीडीपी कहीं एक साथ चले। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अगर पाकिस्तान अगर उल्टे अगर जंग की धमकी अगर भारत को दे रहा है तो इससे क्या कुछ समझा जा सकता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। मगर सच्चाई ये है कि इसे एक तरह से देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। खैर दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में तो आप ज़रूर बताइएगा। कुछ और बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात कर लूँ। लखनऊ के अंदर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। मगर बताएं आपको, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ये 18 बच्चे हैं। हालांकि जब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, मगर जब ये वीडियो मैं ख़त्म करूंगा तब तक कहीं ऐसा ना हो कि मौत का रेशो बढ़ जाए। मगर सवाल ये है कि इस तरह की घटना हमारे देश में आए दिन होते क्यों हैं? कहीं हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ स्कूल में जाकर वो उनके ऊपर छत गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कि ये सारी चीज़ें सिस्टम पर एक सवालिया निशान बनता है। और कहीं ना कहीं हमने हमेशा कोशिश की है भारत के लोगों के पक्षधर रहें, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी ये है कि हम बहुत हद तक के इतने तो जागरूक हो जाएं कि हम अपने हक और हम अपने अधिकार को समझें। लोगों ने अपने देश के अंदर में बस जीने को ही अपना अधिकार समझ लिया है। हालांकि जीना किसी का अधिकार नहीं होता, बल्कि जीना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है।
और ज़िंदगी के हिस्सा को अगर अधिकार समझ लिया जाए तो फिर वो अधिकार आपको पता है कि वो कहाँ उसको पहुँचा सकता है। दोस्तों, इस तरह की और ख़बरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस टाइम में BBC न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट है, इजराइल का एक बहुत बड़ा झूठा दावा पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, BBC न्यूज़ की रिपोर्ट आपके सामने मैं पढ़कर बताना चाहूँगा। बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे ज़्यादा जोखिम वाले मिशन में शामिल थे। साल 1976 में इस मिशन में उनकी मौत हो गई थी। साथ में आप नीचे देखिए, नेतन्याहू ने अपने जिस भाई को बताया इजराइल का हीरो, उनकी 50 साल पहले किस मिशन में हुई थी मौत। सोच कर देखिए, कमाल ये है दोस्तों कि कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। अभी इजराइल पूरी तरह से इस बात पर अड़ा हुआ है कि अभी अमेरिका और ईरान की समझौता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच की समझौता से सबसे ज़्यादा जोखिम और सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वह बेंजामिन नेतन्याहू है। और बेंजामिन नेतन्याहू की वो हालत हो चुकी है ना दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी एक हालिया रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 95% लोग इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। खुद अमेरिका के बयान, यानी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो सामने आया था, उसमें खुद उन्होंने कहा था कि आप अक्ल से काम लें, जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की हैसियत क्या रह गई है। मगर हकीकत यह दोस्तों कि इस वक्त कुछ लोग अपने सत्ता को बचाने के लिए खूनी खेल खेल रहे हैं। हालांकि बताएं, आज न कल उसका पूरा का पूरा खेल पर्दाफाश हो ही जाएगा। यानी मुसलमानों का मुहर्रम आने वाला है। मुहर्रम में कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, दोनों समुदाय के बीच में लड़वाने के लिए, जैसा कि उसने खेल खेला था, अब ये सारा खेल उसका पर्दाफाश हो चुका है। रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों, देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को फंसाने के लिए मुहर्रम जुलूस में लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने महेंद्र और मुनेश को किया गिरफ्तार। ये पूरी खबर आपके सामने है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब भी आप अपने मोहल्ले से, अपने समाज से जब भी जुलूस निकालते हैं तो एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि आपके उस जुलूस में कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं परफॉर्म हो रही है। अगर हो रही है तो उसे आप ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करें या उसकी अच्छी तरह खुद जाँच पड़ताल करें। बल्कि मैं कहूँगा कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। खुद की जांच पड़ताल करने का हक और अधिकार नहीं बनता, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म आप ज़रूर करें। इस तरह के सांप्रदायिक तनाव को, हिंसा को भड़काने के लिए लोग मैदान में एकजुटता के साथ ये काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि इस तरह का खेल गाय के गोश्त के नाम पर भी खेला जा चुका है। मगर याद रहे कि वो कई बार ऐसा होता है कि पकड़े जाते हैं और कई बार पकड़े नहीं जाने की वजह से एक समुदाय के ऊपर वो सारी चीज़ें मंडरा दी जाती हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप इस तरह के कोई काम करते हैं तो आप ज़रूर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप होशियार रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। खैर दोस्तों, खबरें और भी बहुत सारी हैं जिस पर हम लगातार नज़र बनाए बैठे हैं। इस वक्त आप इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।